नमस्कार, चुनावी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिमाचल का रुख कर लेते हैं। हिमाचल में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। स्पीकर ने कार्रवाई की है और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। व्हीप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई, ऐसा स्पीकर ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हिमाचल कांग्रेस में फिर घमासान देखने को मिल रहा है। जो बागी विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और 6 विधायकों की सदस्यता यहां कांग्रेस विधायक की रद्द की गई है। स्पीकर ने कार्रवाई की है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया था। व्हीप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई है, स्पीकर ने कहा। तो देखिए, बागियों पर यहां कार्रवाई की गई है। हिमाचल में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। जो बागी थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस के 6 विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हुई है। स्पीकर कुलदीप सिंह ने यह कार्रवाई किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, नहीं है हमारे पास वो रिकॉर्ड है, उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई। They were present in the Vidhan Sabha. Yesterday also they had come in the copter and they were inside the hall when there was the house had adjourned. एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ हाजिरी लगाई और चले गए, वहाँ से कॉप्टर से उठ के चले गए। अभी तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में। खरीद फरोख्त का जिक्र कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त के भी कोई? मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ की मंशा ये है कि खरीदो फरोख्त की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट एलिजिंग अगेंस्ट देम। अच्छा, एक सवाल है कि ये फैसला जो है उनको सुनाया गया है या किसी माध्यम से भेजा गया है? ये फैसला जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबॉडी कैन हैव ए कॉपी ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अनाउंस्ड। एनीबॉडी कैन अप्लाई for the judgment and I as a tribunal within 24 hours have to supply a certified copy of this and I will be supplying that. This is a rule. This is a High Court rule, Supreme Court rule. If the Supreme Court passes any order, you can procure a copy of that, but you see there is a time limit for even urgent application you file within 24 you can have the order. You can have a 24 hours order by tomorrow morning. Thank you very much. Okay sir, thank you. Thank you sir. तो आप भी सुन रहे थे, हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और साथ ही लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल शामिल हैं, जिनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक रखी गई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक के लिए जाएंगे और बैठक के बाद लोकसभा की सूची खासतौर पर यह अहम खबर है कि जारी हो सकती है। पहली सूची में 100 नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सीईसी की बैठक है दिल्ली में और मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों के सीएम पहुंचने वाले हैं और साथ ही डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ के जाने वाले हैं। और आज बताया जा रहा है कि लोकसभा के लिए जो सूची है वो जारी हो सकती है और बैठक में आज 100 नामों पर फैसला हो सकता है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव के बाद गहमा गहमी का माहौल है। बीजेपी ने 2 राज्यसभा सीट विपक्ष से छीन ली है और अब 56 राज्यसभा सीटों के नतीजों के बाद बीजेपी राज्यसभा में और बेहतर स्थिति में पहुंच गई है और एनडीए राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से महज 4 सीट दूर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में भाजपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगाकर 1 राज्यसभा सीट छीन ली, तो उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पकी पकाई 1 सीट भी उनके जबड़े से छीन ली। इसके बाद विपक्षी खेमे में मची अफरा तफरी से बीजेपी उत्साहित है और लोकसभा में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी। अप्रैल में खाली होने वाली 56 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 20 निर्विरोध चुने गए, जबकि वोटिंग से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की।
इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 हो जाएगी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के सांसदों की संख्या 117 हो जाएगी। सभी 56 सदस्यों के शपथ लेने के बाद 240 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 121 से केवल 4 कम है। यानी अगर 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें किसी विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा में कोई परेशानी नहीं होगी और विपक्षी दलों को मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना में MP में प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के लिए माहौल बनाएंगे। यात्रा के साथ साथ राहुल खाट पंचायत में किसानों से संवाद भी करेंगे। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, बदनावर, रतलाम और सैलानार। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यही रूट होगा। 2 मार्च से 6 मार्च तक राहुल की 5 दिवसीय यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, धार और रतलाम को कवर करते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल 5 मार्च को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस उत्साहित है। PCC चीफ जीतू पटवारी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी चंबल की माटी मुरैना में आ रहे हैं। 2 तारीख को वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे और लगभग 6 तारीख को रतलाम से मध्य प्रदेश के वो राजस्थान में फिर से प्रवेश करेंगे। मुरैना में वो अपनी बात कहेंगे। राहुल गांधी राजगढ़ के ब्यावरा में खाट पंचायत करेंगे। ब्यावरा में 100 खाटों पर सैकड़ों किसानों से संवाद होगा। राहुल गांधी खाट पंचायत में मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की चर्चा करेंगे। न सिर्फ मोदी सरकार की बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की भी किसान विरोधी योजनाओं पर बातचीत होगी। कांग्रेस खाट पंचायत की तैयारी में जुटी है तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की खाट तो जनता ने पहले ही खड़ी कर दी है। सबसे अधिक यदि प्रताड़ित और प्रभावित इस सरकार की कुनीतियों को लेकर है तो वो किसान हैं। हम तो बहुत बड़ी तादाद में खाट पंचायत चाहते थे, मगर सुरक्षा कारणों से कम खाटों की अनुमति मिली है तो खाट पंचायत होगी। कांग्रेस की खाट जनता ने खड़ी कर दी है, इसीलिए अब जनता याद आ रही है। तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब खाट पंचायत लगाने से न कांग्रेस का कुछ होगा न जनता का मन बदलेगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ बीजेपी जहां मिशन 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए माइक्रो लेवल की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल की यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 की रेस कांग्रेस यात्रा वाली पॉलिटिक्स से जीत पाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस MP की 29 सीटें जीतने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। एक नए नैरेटिव के जरिए कांग्रेस बीजेपी सरकार को पर्ची वाली सरकार बता रही है, बल्कि ये भी कह रही है कि मोहन यादव की ये सरकार करप्शन, कर्ज और क्राइम के भरोसे चल रही है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि पर्चियां तो दिग्विजय सिंह के जमाने में चला करती थी। देखिए रिपोर्ट। ये मोदी गारंटियां है कहाँ और पूरी कब होगी और करेगा कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो चुने हुए तो दिखते नहीं है, विधायकों से पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। पर्ची निकली थी उनके नाम की, कोई विधायकों से वोटिंग हुई या हाथ ऊंचे किए या नीचे किए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो पर्ची के मुख्यमंत्री से आशा क्या करें? लोकसभा चुनाव के पहले MP कांग्रेस नए नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के मुखिया यानी मोहन यादव को वोटर्स के बीच पर्ची वाला CM कहकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। मकसद साफ है कि चुनाव के दौरान वोटर्स को यह बताया जाए कि मोहन यादव आपकी पसंद नहीं, बल्कि इन्हें मोदी और अमित शाह ने महज एक पर्ची भेजकर MP का CM बना दिया। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घपले घोटालों की सरकार बताकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ।
कांग्रेस फिर एक बार नए नैरेटिव के साथ मैदान में है। जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं होगा, जो वो पार्टी पर्ची पर ही चलेगी। जो चौराहे पर ज्योतिष तोता बिठा के बैठते हैं कि वो तोता चिट्ठी निकाल देगा और उस पर नियुक्ति हो जाएगी। सरकार का कोई अब अस्तित्व है ही नहीं। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी सरकार के कर्ज लेने पर भी सवाल खड़े किए थे। अब दावा किया है कि मोहन सरकार करप्शन, कर्ज और क्राइम के भरोसे चल रही है। कांग्रेस के इस नैरेटिव से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। उसके मुताबिक बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार है। पर्चियां तो कांग्रेस के जमाने में चला करती थी। हवाई राजनीति ये कांग्रेसियों से सीखना चाहिए। पर्ची वाली सरकार, मुझे लगता है कांग्रेस की पूर्वत पर्चियों की सरकार से प्रेरित होके अब ये एक वितंडावाद जीतू पटवारी खड़ा करना चाह रहे हैं। जाहिर है डबल इंजन सरकार बनाम पर्ची वाली सरकार की लड़ाई की वजह लोकसभा चुनाव है, जहां एक तरफ बीजेपी अपने गुड गवर्नेंस के जरिए एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नए नैरेटिव के साथ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून लागू कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर ली है। कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है। ऐसा हुआ तो आम चुनाव में इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर इसे खारिज करते रहे हैं, जबकि मोदी सरकार उनके आरोपों को गलत बताती है। ऐसे में चुनाव से CAA को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब की बार CAA कराएगा 400 पार। चुनाव से पहले बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक। 4.5 साल से अटका नागरिकता संशोधन बिल यानी CAA कभी भी आ सकता है। खबर है कि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार CAA लागू कर सकती है। 2019 में संसद के दोनों सदनों में CAA कानून पास हो चुका है। इसे लेकर देश के कई इलाकों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। दिल्ली में तो प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग पर कब्जा ही कर लिया था। प्रदर्शनकारियों ने करीब 10 दिन तक शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा जमाए रखा, जिसके बाद सरकार को CAA कानून को लागू करने का फैसला टालना पड़ा था। अब करीब 4.5 साल बाद सरकार CAA कानून के नियम लागू करने की तैयारी में है। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सबको नागरिकता मिलने वाली है। हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। नागरिकता संशोधन कानून आखिर है क्या और इसके लागू होने से क्या बदलने वाला है, चलिए आपको भी समझाते हैं। CAA कानून 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों की भारतीय नागरिकता के रास्ते खोलेगा जो लंबे वक्त से भारत में ही रह रहे हैं। इस कानून के जरिए इन 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय सरकार नागरिकता देगी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत सरकार इस नए कानून के तहत नागरिकता देना चाहती है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए प्रवासियों के लिए कानून लागू होगा। सबसे बड़ी बात, CAA किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं, बल्कि नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है। सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में CAA को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक CAA को लागू करने के लिए पोर्टल तैयार हो चुका है। नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन करने वालों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। चुनाव से पहले CAA लागू करने का संकेत गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। विपक्षी दल इस कानून के खिलाफ पहले ही माहौल बना रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी होने की खबरों के बाद एक बार फिर विपक्ष CAA की मुखालफत शुरू कर चुका है। पिछले आम चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में CAA को मुद्दा बनाया था और 40 लोकसभा सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी का वोट शेयर 39% के करीब पहुंच गया था।
जो 2014 के मुकाबले 22% ज्यादा था। बहरहाल सीएए बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। जिस तरह बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के बड़े वायदे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को हटाकर पूरा किया, उसी तरह चुनाव से पहले सीएए के वायदे को निभाकर 400 पार के नारे को धरातल पर सच करने की मंशा है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिन भर मंथन चला और जो नाम उस बैठकों में तय हुए उन नामों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची ला सकती है। इधर बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो 29 सीटों पर बीजेपी का पैनल तैयार है। केंद्रीय चुनाव समिति के मुहर का बस इंतजार है। तो जो नाम बैठक में सौंपे गए हैं वो हम आपको बताते हैं। भोपाल से VD शर्मा, रामेश्वर शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी, आलोक शर्मा इनके नाम हैं। विदिशा के पैनल की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान और रमाकांत भार्गव, रामपाल सिंह के नाम हैं। वहीं मुरैना के लिए पैनल आपको दिखाते हैं। VD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा इन तीनों के नाम तय हैं। और अब आपको बताते हैं ग्वालियर के पैनल के बारे में, जहां जयभान पवैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, विवेक शेजवलकर और यशवंत इंद्रापुरकर के नाम शामिल। और वहीं गुना की बात करते हैं तो गुना शिवपुरी के लिए पैनल भी तैयार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, KP यादव, धर्मेंद्र सिकरवार, आलोक तिवारी इनके नाम हैं। सागर के पैनल की अगर बात की जाए तो लता वानखेड़े और गौरव सिरोठिया, राज बहादुर सिंह, रजनीश अग्रवाल, हरवंश सिंह सुक्खू के नाम हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 4 मार्च को कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में पूरी मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के दौरान मोहन कैबिनेट साथ रहेगी और मध्य प्रदेश सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अपना कार्यक्रम भेजा था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सरकार को 4 मार्च का समय दिया है। कैबिनेट विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचेगी। वहीं खबर यह भी है कि रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में ही कैबिनेट की बैठक भी होगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो मोहन कैबिनेट रामलला के दर्शन करने वाली है। और इधर MP के पूर्व CM कमलनाथ ने बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये तो आपका है, मेरा है, आपके पैसे से बना। कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, सरकार को बना लिया। अब ये फिर कहते हैं राम। अरे भाई, क्या हम राम को राजनीतिक मंच में ले आए? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि भले ही केंद्र सरकार राज्य में करोड़ों रुपए के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देने का श्रेय ले रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में कमी इस बार सरकार को भारी पड़ने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को इस बार ट्रेनों की समस्या के चलते सीधे तौर पर 100 लोकसभा सीटों पर नुकसान होगा। बहुत परेशान है रेलवे से, तो कभी भी कैंसिल हो जाती गाड़ी, टाइम से आती नहीं गाड़ियाँ, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। ट्रेनें राइट टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा है। भले स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, ये है सब ठीक है। ट्रेनों के लेट होने से पैसेंजर्स को दिक्कत होती है, क्योंकि जर्नी पूरी प्लान में होती है। अगर ट्रेन 10-5 मिनट लेट होती है कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आधे पौन घंटे 2 घंटे लेट होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे पर असर पड़ रहा है, पैसेंजरों के ऊपर। हम पर आके बैठते हैं राइट टाइम में, कभी बैठ गए, कभी रास्ते में छोड़ दिए, 1-1 घंटा बंद है, कहीं भी लेट हो गए, ट्रेन बहुत परेशानी हो रही है। तो सुना आपने किस तरह आम यात्री इन दिनों रेलवे से परेशान है।
लोगों की इस परेशानी को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक देश के सबसे प्रमुख रूट में शुमार मुंबई हावड़ा रेल मार्ग में आने वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार के साथ मध्य प्रदेश की लगभग 100 लोकसभा सीटों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेनों के लेट लतीफी, ट्रेनों को रद्द करने का एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता स्वयं भी इससे पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रेनों के अचानक रद्द होने से लेकर लेट लतीफी और आउटर पर घंटों तक रुके जाने से यात्री हलाकान हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव में नुकसान को भांपते हुए वो इस मुद्दे पर गंभीरता दिखा रहे हैं। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने रेल मंत्री से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। ट्रेनों की लेट लतीफी हो रही है, जो आम आदमी को दिक्कत हो रही है, इसलिए काम को जो है फास्ट किया जाए ताकि जो है आने वाले समय में सभी ट्रेनों का जनता को लाभ मिल सके। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 से भी ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भी शामिल हैं। इधर एक बड़ी आबादी यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर है, ऐसे में उनकी नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रेनों की लेट लतीफी से आम जनता परेशान है और इस बात को अच्छी तरीके से राजनीतिक पार्टियां भी जानती है। बीजेपी ने भी इस मामले को लोकसभा में उठाया है और कांग्रेस भी ये कहती आ रही है कि एक बड़ा मुद्दा है जिससे आम जनता परेशान है। अब देखना है कि कांग्रेस को इस ट्रेनों की लेट लतीफी वाले मुद्दे से कितना फायदा होता है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। आज यूपी बीजेपी कोर कमेटी की फिर से बैठक होगी। बैठक कुछ ही देर में दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। राज्य की सभी सीटों पर चर्चा की जाएगी। इधर आज लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में भी बीजेपी हाईकमान की बैठक होगी। बैठक के बाद यूपी बीजेपी की पहली लोकसभा लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम आने की संभावना है। दिल्ली सीबीआई ने हमीरपुर में हुए खनन घोटाले को लेकर साल 2019 में दर्ज एफआईआर के तहत नोटिस देकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाए हैं। हालांकि इस मामले में अखिलेश यादव नामजद आरोपित नहीं हैं। खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी को लेकर अखिलेश यादव से बतौर गवाह सवाल जवाब हो सकते हैं। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए उनके साथ ठगी की जा रही है। साथ ही चैन स्नैचिंग की घटनाएं तेज हो गई हैं, जिसको लेकर अयोध्या एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में राज्यसभा चुनाव में सपा के विधायकों के क्रॉस वोटिंग पर जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि किसी का आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो किसी को पैसे के बल पर खरीद लिया गया है। राजनीति में ये सब पहले से ही चला रहा है, लेकिन अब ज्यादा होने लगा है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में कथित तौर पर हुए पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर की पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 32 अभ्यर्थियों की मार्कशीट, 3 चेकबुक, 2 पासबुक सहित 7 स्टैंप पेपर बरामद हुए। अमेठी में फाइलेरिया के दवा खाने के बाद प्राइमरी स्कूल के 28 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों में दवा का रिएक्शन बताया जा रहा है। फिलहाल बीमार बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है।